स्टार्ट करें अपने। चलिए, हाय गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। ठीक है, हम लोग अभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एंड उस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं केसेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कॉर्पोरेट लॉज, स्पेशली कंपनीज लॉ। कंपनीज लॉ में क्या चीज हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो कहीं कहीं पे इनकम टैक्स आ जाता है, कहीं कहीं पे सीका आ जाता है। सो इट इज कॉर्पोरेट लॉज इंक्लूडिंग कंपनी लॉ। मेन एम्फोसिस हमारा कंपनी लॉ पे रहेगा, बट ऑफ कोर्स वी विल हैव अदर लॉज लाइक सीका, सारफेसी, आरडीडीबीएफआई, देन वी हैव इनकम टैक्स कहीं कहीं पे, वो सब चीजें हैं। ठीक है, सो कॉर्पोरेट लॉज देख रहे हैं हम लोग। काफी सारे केसेस कर चुके हैं, आई थिंक 15-16 केसेस कर चुके हैं। ये वीक थोड़ा स्लो जाने वाला था, सो ये वीक स्लो गया। नेक्स्ट वीक से वील फास्टन अप। ठीक है, अब तो सब कंफर्टेबल हो गए इस सब्जेक्ट साथ, सबको समझ में आ गया क्या चीज कैसे है। ठीक है, सो वील फास्टन अप फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलिए तो अपने बिना किसी डीले के स्टार्ट करें। ठीक है, कौन सा केस करना है, कौन सा केस नंबर, पेज नंबर इज एयर फ्रांस। ओके, ठीक है, चलिए तो इस केस का नाम है एयर फ्रांस ग्राउंड हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड इन लिक्विडेशन एंड दिस इज अ दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट। ठीक है, केस नंबर 23, पेज नंबर 27। ठीक है, नाउ यहां पे आप देखोगे हम लोग जनरल सारे जो केसेस पढ़ते हैं उसमें ए वर्सेस बी होता है, राइट? इसमें कोई ए वर्सेस बी है ही नहीं। इट इज जस्ट अ कंपनी का नाम जिसके बगल में लिखा हुआ है इन लिक्विडेशन। इसका मतलब क्या? तो लिक्विडेशन चल रहा था इस कंपनी का। तो लिक्विडेशन जब चलता है तो सामने कोई ऑपोजिट पार्टी नहीं होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, सो ये एक लिक्विडेशन पेटिशन था। इस वाइंडिंग अप पेटिशन के लिए ये लोग ने एक पेटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने उस पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया था, उस पेटिशन को एडमिट कर लिया था। ठीक है, नाउ वाइंडिंग अप ऑर्डर अल्टीमेटली कौन पास करता है? एनसीएलटी पहले हाई कोर्ट करता था, राइट? उसके बाद आपका पूरा लिक्विडेशन वाइंडिंग अप चलता रहता है। लास्ट में फिर एक ऑर्डर पास होता है, कौन सा ऑर्डर? डिसोल्यूशन ऑर्डर, जिससे आपके कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, राइट? ये सबको पता है। तो यहां पे क्या हो रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये कंपनी जो है अपनी एयर फ्रांस ग्राउंड हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई थी विद अ वाइंडिंग अप पिटीशन। पिटीशन उनका एडमिट हो चुका था, पिटीशन उनका एक्सेप्ट हो चुका था एंड उनका वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चल रहा था। अभी हम जिस स्टेज में हैं, हम लोग उस स्टेज में हैं जहां पे फाइनली वाइंडिंग अप हो चुका है एंड ये कंपनी पहुंच गई है दिल्ली हाई कोर्ट के पास बोलने के लिए कि मेरे को डिसॉल्व कर दो। हमारा वाइंडिंग अप हो चुका है, हमारे सारे असेट्स रियलाइज हो चुके हैं, हमारे सारा डेट्स पे ऑफ हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। द वाइंडिंग अप इज कंप्लीट। नाउ प्लीज डिसॉल्व आवर कंपनी। दिस इज द प्ली ऑफ द पिटिशनर्स। ठीक है, यहां पे एपेलेंट हम लोग यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट एन अपील, इट इज अ कंपनी पिटिशन, राइट? सो यहां पे हम लोग पिटिशनर यूज करेंगे। ठीक है, नाउ ये कौन सा टाइप का वाइंडिंग अप था? क्या ये क्रेडिटर्स वाला वाइंडिंग अप था? पहले 2013 एक्ट में क्रेडिटर्स को राइट था ना जाने का कि अगर उनका डेट वापस रीपे में डिफॉल्ट हुआ है तो दे कैन गो टू दी हाई कोर्ट। क्या ये क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप था? नहीं, क्योंकि अगर क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप होता तो एक सामने पार्टी होती। ठीक है, दिस वाज कंपनी खुद से लेके जाने वाला वाइंडिंग अप। ठीक है, जहां कंपनी खुद से अपने शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करती है, एक रेजोल्यूशन पास करवाती है कि देखो भाई, हमारा जो भी काम था, हमारा मे बी काम खत्म हो गया या हमारी कंपनी अब बंद होना चाहती है, जो भी फॉर XYZ रीजन, द शेयर होल्डर्स अग्री एंड एक्सेप्ट कि उनको अपना कंपनी वाइंड अप करना है। इसीलिए वो लोग पिटिशन लेके जाते हैं। दिस इज दैट पिटिशन। ठीक है, जहां कंपनी बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स गई है। ठीक है, उसके बाद वो लोग चली गई, उनके अगेंस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो गया। ठीक है, वाइंडिंग अप भी हो गया। अब कंपनी फाइनली वापस आई है ये बोलने के लिए कि हमारा वाइंडिंग अप हो गया, अंडर योर ऑर्डर ओनली, हमें डिसॉल्व कर दो। तो हम लोग इस केस में देखेंगे, अगर वाइंडिंग अप के बाद कभी भी कोई भी कोर्ट डिसोल्यूशन ऑर्डर पास करती है तो वो क्या क्या फैक्टर्स चेक करती है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? यहां डिस्प्यूट तो कुछ नहीं है। यहां पे हम लोग एक नॉर्मल प्रिंसिपल्स टाइप का देखते हैं, नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल्स देख रहे हैं कि कभी भी अगर कोई भी कंपनी वाइंडिंग अप के बाद डिसोल्यूशन के लिए आ रही है तो हाई कोर्ट पहले एंड अभी एनसीएलटी क्या क्या फैक्टर्स चेक करेंगी। समझा सबको? ठीक है, चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कंपनी हैड पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली वॉलंटरी है तभी खुद से गई कंपनी। ठीक है, वॉलंटरी नहीं होता तो कोई और सामने पार्टी होती, राइट? दिस इज अ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ठीक है, तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया था एंड वो लिक्विडेशन कैरी आउट कर रहा था। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, अ पिटीशन वाज फाइल्ड इन द कोर्ट सीकिंग एन ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन।
ठीक है, अल्टीमेटली वाइंडिंग अप वगैरह सब हो गया था और फाइनली एक पिटिशन अभी कोर्ट में फाइल हुआ है सीकिंग एन ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन कि डिसॉल्व करना है हमें। ठीक है, कोर्ट पास एन ऑर्डर डिसॉल्विंग द कंपनी। कोर्ट ने डिसाइड किया कि हमें कंपनी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, बट कोर्ट ने ये क्यों डिसाइड किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली कोर्ट ने डिसाइड किया है, मतलब कुछ देख के किया होगा। हम लोग को प्रिंसिपल्स देखेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो कोर्ट कंसिडर करता है जब डिसोल्यूशन ऑर्डर पास करना हो। ठीक है, क्या फैक्टर्स है? फर्स्ट, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो था, ठीक है, इट वाज हेल्ड एंड द लिक्विडेटर फाइल्ड द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स विद द आरओसी एंड द ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, तो जो फाइनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो एकदम लास्ट जनरल मीटिंग होता है जिसमें रेजोल्यूशन पास होता है कि हमारा लिक्विडेशन हो गया है, अब द कंपनी को हम ऑथोराइज कर रहे हैं कि वो जाए एंड कोर्ट के पास डिसोल्यूशन पिटीशन फाइल करे। समझा? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अच्छे से हो चुका था। सेकंड चीज क्या देखा गया कि जो अकाउंट्स हमें जमा करने होते थे ऑफिशियल लिक्विडेटर को एंड आरओसी को, वो भी इस कंपनी ने ढंग से जमा कर दिए। दो चीज अभी तक हम लोग देखे। पहला चीज हम लोग जो देखे वो है ईजीएम, जो फाइनल वाला ईजीएम है वो ठीक से हुआ कि नहीं। तो द कोर्ट ऑब्जर्व फाइनल वाला ईजीएम ठीक से हुआ था। जिस ईजीएम के थ्रू आप बोल रहे हो कि आप कंपनी जा सकती है, वो ईजीएम ढंग से हो गया था। सेकंड चीज हम क्या देखे, डॉक्यूमेंट्स आरओसी को फाइल हो गया है कि नहीं। ठीक है, जो अपने अकाउंट्स है वो सब आपने आरओसी को फाइल किया है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि आप जब तक फाइनल डॉक्यूमेंट्स आरओसी को नहीं दे देते तब तक आपका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इन्होंने चेक किया कि फाइनल अकाउंट्स दिया गया है कि नहीं, इस केस में दिया हुआ था। ठीक है, थर्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम आरओसी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। थर्ड इज कंपनी ने एनओसी भी ले ली थी फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड आरओसी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्यों लेना था? ताकि पता चले कि इनका कोई टैक्स लायबिलिटी बचा हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो कंपनी ने अपनी पूरी टैक्सेस भी भरी है जितना उनको भरना था एंड उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, आरओसी के पास से क्यों एनओसी चाहिए हमें? कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट, स्पेशली कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर जितने प्रोविजंस है, जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग करना होता है, जितना शेयर होल्डर्स मीटिंग होना चाहिए, जितने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, वो सब चीज इस कंपनी ने की है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने आरओसी से भी एनओसी ले लिया। नेक्स्ट चीज क्या देखा जाता है, क्या कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को एक एफिडेविट में स्टेट करना पड़ता है ये चीज। ठीक है, एफिडेविट मतलब क्या होता है? एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन। कैसे पता होता है कि, तो हम लोग क्यों एफिडेविट को इतना भाव देते हैं? इट इज साइंड इज व्हाट यू आर सेइंग। सो अगर हम ये नॉर्मल सा पेपर में कुछ लिख दे और साइन कर दे, क्या वो एफिडेविट जितना पावरफुल हो जाएगा? चलो, आई विल गेट दिस डन इन फ्रंट ऑफ एन ऑफिशियल ओनली। इट्स नॉट एन एफिडेविट, इट्स ए नॉर्मल पेपर में हम नॉर्मल लिखे हैं एंड हम एक ऑफिशियल के सामने बोल रहे देखो हम आपके सामने साइन कर रहे हैं, तो विल दिस हैव एन इफेक्ट ऑफ एन एफिडेविट? एफिडेविट का इंपॉर्टेंस आपको पता है ना। आप लोग को ये पता है कि अपने नॉर्मल केसेस में जब कोर्ट जाते हैं, ठीक है, इस तरफ से एक पार्टी आई, इस तरफ से एक पार्टी आई, दोनों सबसे पहले अपना अपना एविडेंस देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जितने विटनेसेस है सबको ओरल हियरिंग के लिए बुलाया जाता है, सबको एक एक करके हम एग्जामिन करते हैं। ये बात सबको पता है। कई सारे एक्ट्स के अंदर जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश होते हैं उसमें हम ये ओरल हियरिंग करवाते ही नहीं है। हम बोलते हैं जितना आपको एविडेंस देना है, जितना भी विटनेसेस है, सबका एविडेंस को आप इन राइटिंग एफिडेविट में दे दो। ठीक है, अगर मेरे को लगा, अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि नहीं ओरल हियरिंग का जरूरत है, तब हम ओरल हियरिंग कराएंगे। मतलब आप किसी के एफिडेविट के ऊपर पूरा केस को डिसाइड कर सकते हो, इतना पावरफुल होता है एक एफिडेविट। क्या एक पेपर जिसमें हम 2 लाइन लिख देंगे एंड साइन कर देंगे एक ऑफिशियल के सामने, आप ऑफिशियल आपके सामने हम साइन करें, विल दैट हैव इतना पावर? इट्स नॉट एन एफिडेविट हम बोल रहे हैं। मतलब इफ इट्स नॉट एन एफिडेविट, क्या उसका उतना ही पावर है? इतना ही पावर है? उतना पावर नहीं है? क्यों नहीं है? तो फिर एफिडेविट में ऐसा क्या डिफरेंट है अगर पावर नहीं है तो? मैं क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको? आपने बोला एफिडेविट पार इसलिए इतना होता है बिकॉज उसको साइन करता है इंसान एंड एक ऑफिसर के सामने साइन करता है। चलो हम एक नॉर्मल पेपर में कुछ लिख के साइन कर दिया ऑफिसर के सामने, क्या ये एफिडेविट बन जाएगा? तो फिर एफिडेविट में क्या ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है? इट्स सर्टिफाइड। ओके,
व्हाट इज एन एफिडेविट? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एन एफिडेविट तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट्स अ लीगल डेक्लेरेशन. डेक्लेरेशन, व्हाट काइंड ऑफ डेक्लेरेशन? सेल्फ डेक्लेरेशन. सेल्फ डेक्लेरेशन को हम क्यों माने? सेल्फ डिक्लेयर तो हम इसमें भी कर रहे हैं ना. आई एम डिक्लेयरिंग समथिंग बाय माई सेल्फ, इट्स ऑल्सो सेल्फ डेक्लेरेशन. दैट डेक्लेरेशन इज मेड अंडर ओथ. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एफिडेविट. आप कोई चीज अगर ओथ के अंदर बोल रहे हो कोर्ट के सामने, कोर्ट मानेगा कि वो सही है. बिकॉज अगर आप कोई चीज ओथ में गलत बोलते हो तो यू कैन बी हेल्ड लायबल. ठीक है, आपको फिर हम लोग गिल्टी मानते हैं अंदर लॉट ऑफ ऑफेंसेस. अब हमें कोई तो चारा निकालना था ना कि हम लोगों को विश्वास कर सके. अब देखो लोग ओथ में भी झूठ बोलते हैं, ऑब्वियस का बात है, बोलते हैं झूठ, राइट. बट अगर कोर्ट को पता चल जाए कि आप ओथ में झूठ बोल रहे हो तो कोर्ट आपके अगेंस्ट प्रोसीड कर सकती है परज्यूरी के लिए, राइट. एफिडेविट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ. मतलब वो डिक्लेरेशन जो भी इंसान दे रहा होता है वो ओथ के अंदर दे रहा होता है. ओथ में हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि इंसान झूठ नहीं बोलता. ठीक है, मैं ईश्वर की शपथ खाता हूं वाला, वो वाला ओथ. ठीक है, सो वी अज्यूम कि उसमें इंसान झूठ नहीं बोल रहा होता है, एंड दैट इज व्हाई एफिडेविट्स आर सो रिलायबल. ठीक है, इट्स अ लीगल फिक्शन. ऑब्वियसली लोग झूठ बोलते हैं उसमें, कोई बड़ी बात नहीं एफिडेविट में भी झूठ बोलना. ठीक है, बट हमें किसी पॉइंट पे तो एक फुल स्टॉप लगाना था ना कि नहीं यहां पे आके तो विश्वास करना ही पड़ेगा. तो हम लोग एफिडेविट्स पे फुल स्टॉप लगा दी कि ये स्टेटमेंट ओथ में दे रहे हो आप, हम आपका बात मानेंगे. जहां मेरे को पता चला कि आपका स्टेटमेंट फॉल्स था, आपने फॉल्स एफिडेविट दिया, उस दिन आपकी बजाएंगे भी हम. ठीक है, अगर कोर्ट को पता चलेगा कि एफिडेविट फॉल्स है, कोर्ट बहुत बैंड बजाता है. एक केस अपने पढ़ेंगे आगे, इन चैप्टर नंबर 7 एक केस है उसमें रिलेटेड टू फॉल्स एफिडेविट्स. ठीक है, तो उसमें कोर्ट बहुत जोर बैंड बजाता है. बट बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, इसलिए बहुत ज्यादा रिलायबल होता है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहां पे ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है उससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे. हम उसको बोल रहे हैं आप केवल एफिडेविट में लिख के दे दो मेरे को कि उस कंपनी का सारा डेट्स डिस्चार्ज हो चुका है. एक बार ऑफिशियल लिक्विडेटर ने एफिडेविट में लिख के दे दिया तो कोर्ट तो मानेगी. कोर्ट के पास तो प्रूफ रहेगा, देखो भाई हमें पता, हमें यही बताया गया था. ठीक है, तो इसका मतलब सारा डेट्स डिस्चार्ज हो चुका है. कोर्ट के लिए तो सारा डेट्स डिस्चार्ज हो चुका है ना. जनरली लोग एफिडेविट में झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर्स तो नहीं बोलेंगे. ठीक है, सो थर्ड थिंग दैट वी टेक इज एफिडेविट फ्रॉम द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जिसमें लिखा होता है कि डेट्स सारे डिस्चार्ज हो चुके हैं, कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं बाकी है. जब तक किसी कंपनी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी होता है हम उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते. ठीक है, समझा ये चीज सबको. नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट के सारे नेसेसरी कंप्लायंसेस फॉलो हुए हैं. ठीक है, फॉर दैट मैटर कंपनीज एक्ट क्या, बाकी सारे एक्ट्स के अंदर भी बेसिकली लॉ के सारे कंप्लायंसेस जितना भी आपको करना था वो सब आप फॉलो किए हो, ये भी आपको एफिडेविट में लिख के देना पड़ता है. ठीक है, एंड द लास्ट थिंग दैट यू सी इज affairs of the company had not been conducted in a manner prejudicial to the interest of its members or the public. लास्ट थिंग जो एक कोर्ट देखती है वो ये देखती है पास्ट में जाके कि कंपनी कैसे चलाया जा रहा था. क्या कंपनी ऐसा चलाया जा रहा था कि वो पब्लिक एंड उसके मेंबर्स को प्रीजुडिशियली अफेक्ट करेगा? बिकॉज अगर करेगा तो फिर हम उसको डिसॉल्व होने नहीं दे सकते. राइट, बहुत बार ऐसा आप कर सकते हो ना कि आपने कंपनी डाली, पूरा खूब बदमाशी किया कंपनी के चक्कर में, लास्ट में उसको डिसॉल्व करवा दिया, आप तो बच जाओगे. बहुत मुश्किल होगा किसी डिसॉल्व कंपनी के अगेंस्ट कोई पिटिशन लाना. राइट, सो कोर्ट का काम होता है टू चेक कि कंपनी जब काम कर रही थी तो वो ऐसे काम ना कर रही थी कि लोगों को अफेक्ट हुआ हो. मतलब कंपनी बोनाफाइड इंटेंशन के साथ वाइंड अप हो रही है. ठीक है, इसके पीछे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हमने बहुत बदमाशी कर ली, अब फंसने के पहले इसको वाइंड अप कर दो. नो, वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए. अगर कोर्ट को लगता है दैट इज द इंटेंशन, कोर्ट विल नॉट अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. ठीक है, समझा? डिसोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है? एग्जिस्टेंस आपका खत्म हो जाता है. बेसिकली रजिस्टर ऑफ कंपनी से आपका नाम हटा दिया जाता है. ठीक है, एक बार रजिस्टर ऑफ कंपनी से आपका नाम हट गया, यू आर नो मोर अ कंपनी. ठीक है, समझा? तो ये केस में हम लोग ने देखा कि एक बार जब वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो चुका है, वाइंडिंग अप भी हो चुकी है पूरी, अब आप फाइनल एकदम ऑर्डर के लिए आए हो, फाइनल डिसोल्यूशन ऑर्डर के लिए आए हो कोर्ट के पास, तो उस केस में कोर्ट आपका क्या क्या फैक्टर्स चेक करेगी. ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या चेक करेगी. कोर्ट सबसे पहले चेक करेगी क्या जो फाइनल ईजीएम होता है, ठीक है, जिससे ये इंस्टेंट पिटिशन आया है डिसोल्यूशन का, क्या वो प्रॉपर्ली हुआ था कि नहीं. ठीक है, सेकंड चीज चेक करेगी क्या आपने आरओसी के साथ फाइनल अकाउंट्स जमा कर दिए थे कि नहीं. थर्ड चीज क्या चेक करेगी? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड आरओसी. फोर्थ चीज एफिडेविट फ्रॉम ऑफिशियल लिक्विडेटर स्टेटिंग
that there is no outstanding amount with the company. And last एक उसके बाद क्या चेक करेगी? Compliances with all the laws, especially Companies Act. ठीक है. And लास्ट चीज एक चेक करेगी कि कंपनी कहीं ऐसे तो नहीं पहले चल रही थी कि इट वॉज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड द पब्लिक, एंड उस चीज को ढकने के लिए, उस चीज से भागने के लिए कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है. ये चीज नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये सब चीज चेक किया. इस केस में कंपनी ने इस केस में प्रूव कर दिया कि ये सब चीज है. कंपनी ने इस केस में अच्छे से प्रूव कर दिया कि प्रीजुडिशियल नहीं था, सारे डॉक्यूमेंट्स थे वगैरह वगैरह. सो कोर्ट ने डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर दिया. ठीक है. कोर्ट ने बोला ऑर्डर डिसॉल्विंग अ कंपनी शुड बी पास्ड. ठीक है. क्लियर. सो ये हम लोग देखें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर होगा. हो सकता है इससे आपको एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, जैसे पूछा जाए अ कंपनी, यू आर द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी एंड you have filed a petition with the NCLT for dissolution of your company. What are the factors that you think the NCLT will check? Okay? In that case, you will have to quote this case and say that in this case, a petition was filed for dissolution and the court observed that the following factors needs to be checked. Okay? वो सारा factors लिख देना. Therefore, these are the factors that the court will check if my company is to file a petition for dissolution. ठीक है? Simple एकदम. समझा कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इससे? ये चीज समझा आपको? चलिए नेक्स्ट केस में जाए अपने फटाक से. केस नंबर 24. ठीक है. दिस केस इज अगेन अ कंपनी पेटिशन. इट्स नॉट एन अपील. ठीक है. देयर इज अ पेटिशनर एंड देयर इज अ रेस्पोंडेंट. ठीक है. केस है अपना दिल्ली हाई कोर्ट में. ठीक है. केस इज बिटवीन बंधु सिस्टमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ठीक है. मतलब इसमें रजिस्ट्रार ने कुछ तो गड़बड़ किया है. रजिस्ट्रार ने अपने पास का कुछ यूज किया है जो बंधु सिस्टम को लग रहा है कि इज नॉट करेक्ट, इसलिए आया. नहीं तो हम रजिस्ट्रार के अगेंस्ट कब जाते हैं? यही रीजन से जाते हैं ना. नाउ सुनो इस केस में क्या हुआ था. दिस इज अगेन अ केस रिलेटेड टू स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनीज. ठीक है. ये जो कंपनी है, जो पेटिशनर है, बंधु सिस्टमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड पेटिशनर है इस केस में, राइट. तो उन्होंने फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज 1998 से लेके 2015, कितने साल हो गए? 17 ईयर्स. 17 ईयर्स तक अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल ही नहीं किए थे. फर्स्ट थिंग, ना ही उन्होंने किसी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया था. ठीक है. ना तो अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल किए फॉर 17 ईयर्स, ना ही डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया. आरओसी क्या करेगी? आरओसी के पास पूरा राइट है स्ट्राइक ऑफ करने का. आरओसी बोली हम आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे. स्ट्राइक ऑफ कर दी. आरओसी स्ट्राइक ऑफ नाम डायरेक्टली कर दी. क्या गड़बड़ की यहां पे? आरओसी नोटिस नहीं दिया. कंपनी को मौका मिल गया, कंपनी में उठा के आ गई हाई कोर्ट. कंपनी बोली हम ये चीज डिस्प्यूट ले ही नहीं आ रहे, डिस्प्यूट कर ही नहीं रहे कि हमने फाइल नहीं की. आई एक्सेप्ट हमने एक भी एनुअल डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए, हम एक्सेप्ट कर रहे सब चीज. बट उसके बावजूद हम 17 साल के, अगर हम 100 साल का भी नहीं अगर फाइल किए होते, तो भी आरओसी बिना नोटिस के मेरा नाम नहीं हटा सकती. यहां पे आरओसी ने मेरा नाम हटा दिया बिना नोटिस के, राइट. इसीलिए ये वाला जो प्रोसीडिंग्स जो आरओसी ने किया है, दैट इज नॉट टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ. ठीक है. लॉ में दैट्स अ रॉन्ग एक्शन एंड उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते. ठीक है. आरओसी बोला भाई तुम 17 साल से नई पेटिशन, नई एनुअल रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, अब हम तुम्हारा और वेट क्यों करें, राइट. 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी समझ में आता तो हम नोटिस देके एक मौका देते तुमको. तुमने 17 साल तक नहीं किया. 17 साल इज नॉट अ स्मॉल टाइम, राइट. तो आपने 17 साल तक जब डिफॉल्ट किया है तो क्या नोटिस, अब क्या एक दिन में क्या उखाड़ लोगे? हम नोटिस दे देंगे तो एक नोटिस से आप क्या ही उखाड़ लोगे? सो इट इज जस्टिफाइड. इतना बड़ा लॉन्ग टाइम में नोटिस नहीं देना, डायरेक्टली नाम काटना इज जस्टिफाइड. दोनों पार्ट्स का समझ में आया? ठीक है. क्या लगता है कोर्ट क्या डिसाइड करेगी? कंपनी के फेवर में. कितने लोगों को लगता है कंपनी के फेवर में डिसाइड होगा? व्हाई? ओके. किसको किसको लगता है कि आरओसी के फेवर में होगा? बिकॉज 17 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम. क्यों? ठीक है. 17 साल हो गए, बिकॉज वही सेम रीजन जो हम दिए ना, बिकॉज इतना लंबा टाइम हो गया भाई. 5 से 10 साल होता है, समझ में भी आता. इस केस में हाई कोर्ट ने कंपनी के फेवर में अपना जजमेंट दिया. उनका रीजनिंग सिंपल सा था. ठीक है. पहली बात तो आप कंपनी के अगेंस्ट एक डिसीजन ले रहे हो, राइट. कंपनी के अगेंस्ट डिसीजन ले रहे हो. हमने डिस्कस किया है आप किसी भी पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन ले रहे हो, आपको उसको क्या देना पड़ता है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. दिस इज विच प्रिंसिपल?
इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। तो कोर्ट ने होल्ड किया कि आपने पहले ही इंस्टेंस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है। हम एक्ट में तो बाद में आएंगे, आपने सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर दिया। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 17 साल हो, 20 साल हो, 25, 40, 100, कितना भी साल हो, दिख रहा है कि सामने वाला इंसान गलत है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट वाज वन थिंग। उसके बाद इन्होंने बोला इस केस में तो आपने जो किया वो और ज्यादा इसलिए गलत है बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को साइड में रखो, आपका तो एक्ट भी ये बात बोल रहा है ना। द सेक्शन ऑल्सो सेज कि आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब ये उसका स्टैट्यूटरी राइट भी है, कंपनी का स्टैट्यूटरी राइट है कि उसको एक नोटिस मिलेगा बिफोर उसका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाए। तो आप बिना नोटिस के आगे जा ही नहीं सकते हो। क्या एक्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 10 साल से कम हुआ तो नोटिस भेजना है, 10 साल से ज्यादा हुआ तो बिना नोटिस के कर सकते हो? कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो आप आरओसी कौन होता है डिसाइड करने वाला कि 17 साल में हम नोटिस नहीं भेजेंगे, 5 साल में हम नोटिस भेजेंगे? आरओसी को ये डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं है, में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। द सेक्शन हैज अ वर्ड शैल, ठीक है। शैल मतलब उनको देना पड़ेगा, आपके पास डिस्क्रिशन नहीं है। सो द कोर्ट हेल्ड कि सुनिए भाई, हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, कंपनी को भी पता है 17 साल तक फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं जमा किया है तो इनका वाइंड अप होना, मतलब इनका स्ट्राइक ऑफ होना बनता है, ठीक है। अंडर लॉ मतलब कोई दो राह ही नहीं है। आपकी बस इतनी सी गलती थी कि आपने नोटिस नहीं दिया। अगर आप नोटिस दे देते तो उनके स्ट्राइकिंग ऑफ को कोई नहीं रोक सकता था, बट बिकॉज आपने नोटिस नहीं दिया है, आपके इस एक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपने नोटिस नहीं दिया है। हमें लगता है कि बहुत छोटी सी बात है नोटिस नहीं देना, बट सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो लॉ में फॉलो होता है, दोज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जहां आपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है उसके आगे हम कुछ सुनने ही वाले नहीं है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ही आपने वायलेट कर दिया ना, तो हमको नहीं फर्क पड़ता कि आपको मतलब एकदम एविडेंटली आपके सामने एविडेंस भी इतना सारा पड़ा हो उनके अगेंस्ट, आई डोंट केयर। आपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है विच विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। सो द कोर्ट हेल्ड कि कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ आप नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही साथ कोर्ट ने और इसमें बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया। कोर्ट ने बोला बिकॉज बेचारी कंपनी के साथ इतना बुरा हो गया, बिना नोटिस उनका नाम काट दिया गया, हम उनको 8 वीक्स का टाइम दे रहे हैं टू फाइल ऑल दी एनुअल स्टेटमेंट्स जितने साल में उन लोग ने फाइल नहीं किए। अगर 8 वीक्स में उन्होंने फाइल नहीं की तो उसके बाद आरओसी विल प्रोसीड। आरओसी को उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। आरओसी उसके बाद वापस नोटिस देगी एंड देन स्ट्राइक ऑफ कर देगी। सो 8 वीक्स का कूलिंग पीरियड एडिशनली उनको मिल गया, कोर्ट ने दिया। कोर्ट बोला कि नॉर्मल में आपका कट जाता अच्छे से, बट बिकॉज आपको नोटिस नहीं मिला, आपको इतना दुख से गुजरना पड़ा, आपको पेटिशंस लाने पड़े वगैरह वगैरह, इतना मेंटल ट्रॉमा व्हाटएवर, ठीक है, उस वजह से आपको हम 8 वीक्स का टाइम दे रहे हैं। 8 वीक्स में हो सके तो आप नोटिस लाके भर दो, 8 वीक्स में हो सके तो अपने एनुअल रिटर्न्स 1997 से लेके अभी तक का भरना है, पूरा जितना पेंडिंग है सारा। कहीं पे भी अगर आप 8 वीक्स में चूके, अगर एक डॉक्यूमेंट में भी चूके, आपको नोटिस आ जाएगा एंड आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। सो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 8 वीक्स के अंदर सब चीज भरना। नॉट अ लॉन्ग टाइम, 8 वीक्स 2 महीने का बात है। 17 साल का डॉक्यूमेंट्स निकालना 2 महीने में इन इटसेल्फ इज अ बिग डील, राइट। तो 2 वीक्स के अंदर भर दो वो सब चीज, समझा? जस्टिफाइड लग रहा है ये रीजनिंग? जस्टिफाइड लग रहा है केस का जजमेंट? ठीक है, देखे क्या लिखा हुआ है यहां पे, देखो, द पेटिशनर इज अ कंपनी अग्रीव्ड बाय द एक्शन टेकन बाय द आरओसी। मतलब आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर चुका है, आरओसी ने बोला नहीं कि हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, आरओसी हैज ऑलरेडी टेकन दैट एक्शन, ठीक है, ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। आरओसी जस्टिफाइड दिस ऑन द ग्राउंड दैट द कंपनी हैड डिफॉल्टेड इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम 2000 टू 2015 एंड बैलेंस शीट्स फ्रॉम 1998 टू 2015। मतलब एनुअल रिटर्न्स 15 साल का नहीं किया है एंड बैलेंस शीट 17 साल का नहीं किया है, दोनों ही चीज नहीं की इन्होंने, ठीक है। पेटिशनर ने कंटेंट किया कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था, ठीक है, एंड हेंस दे वर नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। साथ ही साथ अब वो पेटिशनर्स को लगा कि भाई मतलब ऐसे एक आर्ग्यूमेंट लेके जाते तो अच्छा नहीं लगता ना, जज को लगता है कि ऐसा बोक का इंसान एक ही आर्ग्यूमेंट लेके आए। तो पेटिशन साथ ही साथ एक और आर्ग्यूमेंट लेके गया कि आरओसी डिड नॉट शो एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द स्टेप टेकन बाय इट, ठीक है। आरओसी ने जो भी स्टेप लिया उसके लिए उसने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया। हम जब पहले ही कंटेंशन पे मान जाएंगे तो हम दूसरे कंटेंशन पे जाएंगे क्यों? हमने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में आपकी बात मान ली तो दूसरा कंटेंशन डिस्कस करना ही क्यों है, ठीक है। पेटिशन सबमिटेड दैट ड्यू प्रोसेस अंडर द कंपनीज एक्ट वाज नॉट फॉलोड। ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है क्योंकि नोटिस देना है, तो कंपनीज एक्ट का ड्यू प्रोसेस से नोटिस देना है,
तो वो आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है। कोर्ट डिसाइडेड ऑब्वियसली इन द फेवर ऑफ द कंपनी पेटिशनर। उन्होंने क्या होल्ड किया? ROC was duty bound to comply with the legal provision and issue notices to the petitioner company before striking off its name. In absence of such a notice, the action of ROC cannot be sustained. ठीक है, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, तो फिर उन्होंने बताया कि क्या कोर्ट ने होल्ड किया। द पेटिशनर्स वर गिवन अ टाइम पीरियड ऑफ 8 वीक्स टू फाइल ऑल द पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट अदर फैसिलिटीज, ठीक है। ROC को कॉस्ट दिया गया था, बट सेपरेटली उन्हें एक और लिबर्टी दी गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिबर्टी क्या दिया गया है? टू सेपरेटली प्रोसीड अगेंस्ट द ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स। अब देखिएगा इसमें क्या हुआ। ये केस था विद रिस्पेक्ट टू कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ, राइट। कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हुआ था। नाउ हमारे जब डायरेक्टर्स होते कोई लोग, तो डायरेक्टर्स के ऊपर सर्टेन ड्यूटीज होती है। डायरेक्टर्स के ऊपर एक पर्सनल ड्यूटी है कि आपको एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है, राइट। सो एक ड्यूटी होती है कंपनी की एनुअल रिटर्न फाइल करना, एक ड्यूटी होती है डायरेक्टर की एनुअल रिटर्न फाइल करना। अगर कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेगी तो स्ट्राइकिंग ऑफ होगा। अगर डायरेक्टर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेगी तो उनको पेनल्टी वगैरह लगता है। क्या कोई डाउट है? समझा आपको ये चीज? मतलब एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करने पे आप कंपनी के अगेंस्ट भी जा सकते हो एंड डायरेक्टर के अगेंस्ट भी अलग से जा सकते हो। दोनों प्रोविजन है अपने कंपनीज एक्ट में, ठीक है। अगर आप कंपनीज के अगेंस्ट गए तो आपका कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। अगर डायरेक्टर के अगेंस्ट गए तो क्या होगा? डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है सबसे पहले, उसके बाद पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है, तो आपको पेनल्टी देना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है, जो भी चीज, ठीक है, पेनल्टी देना पड़ता है। सिविल रॉन्ग, ठीक है, पेनल्टी देना पड़ता है आपको। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि अभी तक ROC किसके अगेंस्ट आया है? केवल कंपनी के अगेंस्ट। वो तो ROC के ऊपर अगेंस्ट चला गया बिकॉज उसने नोटिस नहीं दिया था। तो कोर्ट ने बोला देखो आप अभी कंपनी के अगेंस्ट 8 वीक तक तो जा नहीं सकते, और अगर 8 वीक के अंदर कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए तो आप कंपनी के अगेंस्ट नहीं जा सकते कभी भी, ये बोला उसने। बट आपको पूरा लिबर्टी है कि आप डायरेक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन स्टार्ट करो, क्योंकि डायरेक्टर्स ने गड़बड़ की है, ठीक है। और छोटी मोटी नहीं भाई, 17-18 साल से गड़बड़ करते आ रहे, आपके पास पूरा लिबर्टी है, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन स्टार्ट करो। देखते कौन क्या करते हैं। नो, डायरेक्टर्स जो 1998 से लेके 2015 तक सारे डायरेक्टर्स को मिलेगा, बिकॉज सबने अपने अपने टेन्योर में गड़बड़ किया ना, सबने अपने अपने टेन्योर में गड़बड़ किया, सबके अगेंस्ट आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है, समझा। तो कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट खुद से ही बता देता है ROC को कि अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, अब तुम्हारे पास किसके अगेंस्ट जाने का ऑप्शन है। कंपनी के अगेंस्ट तो आप 8 वीक्स तक जा नहीं सकते, और कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है कि 8 वीक्स के अंदर फाइल नहीं करेगी, वो 8 वीक्स के अंदर फाइल कर देगी, तो कंपनी वाला एक्शन तो खत्म, आप स्टिल डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जा सकते हो, ठीक है। सो इसमें उन्होंने यही चीज सजेस्ट किया, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट द नेम ऑफ द कंपनी डिजर्व टू बी रिस्टोर्ड, इसको रिस्टोर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझा आपको, ठीक है। ये था अपना दूसरा वाला केस। इसमें हम लोग ने देखा कि अगर कोई कंपनी अपना एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं कर रही है तो रजिस्ट्रार उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है ओनली आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटिस। अगर कंपनी को नोटिस नहीं मिल रहा है, उल्टा वार पड़ जाता है ROC के ऊपर। ROC को हेवी कॉस्ट्स लगे थे इसमें, बिकॉज द कोर्ट वाज लाइक तुम ROC हो ना, यू आर सपोज टू नो द कंपनीज एक्ट द बेस्ट, आपको कंपनीज एक्ट सबसे अच्छे से पता होना चाहिए। एंड कंपनीज एक्ट में एविडेंटली बहुत क्लियरली लिखा है भाई नोटिस देना है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ठीक है। तो उन्होंने ROC के ऊपर कॉस्ट लगाया था, समझा, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए सब आज इतने स्लीपी इतने डल क्यों है? मतलब कल से छुट्टी स्टार्ट हो रही है, कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, आज वीकेंड नहीं है। इसी मौका हम सोच रहे हैं ऐसे हालत में अगर सैटरडे जो भी क्लास लेगा तो मैम का तो बैंड बजने वाला है सैटरडे को, 2 दिन छुट्टी आगे 1 दिन छुट्टी, सैटरडे ऐसे आधे लोग आएंगे नहीं, और जो लोग आएंगे लोग ऐसे सो रहे होंगे। Why is everybody snoozing आज? नो पर्टिकुलर रीजन। एक तो गर्मी है रूम में, वो तो मेरे को भी समझ में आ रहा है, इट्स वेरी हॉट हियर, वेरी ह्यूमिड, पता नहीं एसी का पता नहीं क्या सीन है, देखते हैं ब्रेक में। बट अदरवाइज जाग लो, डिस्कशन खत्म करो, मतलब डिस्कशन में फाट लो आप लोग, सो दैट केसेस यहीं पे खत्म होते जाए, ठीक है। नेक्स्ट केस इज केस नंबर 25, ठीक है। दिस केस इज अ लैंडमार्क जजमेंट व्हेन इट कम्स टू मर्जर्स एंड अमालगमेशंस। लैंडमार्क मतलब इस केस को आपको कोई अगर बोले मिहिर मफतलाल केस, आपको पता होना चाहिए किस केस की बात हो रही है। हम और भी कोई भी केस में आपको ये नहीं बोले लैंडमार्क जजमेंट, दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट। आपको आफ्टर टुडे पता होना चाहिए मफतलाल में क्या होल्ड किया गया था, बिकॉज दिस केस हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन मर्जर्स एंड अमालगमेशंस। इस केस के थ्रू
काफी इंपॉर्टेंट चीज को कोर्ट ने सेटल कर दिया था. इट्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑब्वियसली. ठीक है. एंड इसमें उस समय हाई कोर्ट एंड करेंटली एनसीएलटी के पास को लिमिट किया गया है. ठीक है. कैसे किया गया है अपने डिस्कस करते हैं. एक सेकंड. सेकंड ग्रुप वाले कितने लोग हैं? सभी है ना? कौन नहीं है सेकंड ग्रुप वाला? 1 2 3. Yours is because you've done the classes. Yours, I know. Why are you not there in second group? You are still confused. And आप फर्स्ट एंड थर्ड दे रहे हो. मीट मी आफ्टर द क्लास. धन्यवाद मैम. एक बार क्या आप लोग क्विकली अपना नाम बता दो. मेरे को किसी का नाम ही नहीं पता. सोनाली. यू आर संपदा's फ्रेंड. स्वप्नाली's फ्रेंड. संपदा's फ्रेंड. या यू आर स्वप्नाली's फ्रेंड. These are my previous batch के स्टूडेंट्स. कल लोग बोल रहे थे मेरी ये फ्रेंड आई, मेरी ये फ्रेंड आई. एंड लाइक मेरे को एक का भी नाम नहीं पता है यार. यू आर भावना. यू आर निशा. आई नो. साची. यानदा. श्रद्धा. नेहा. ऐश्वर्या. You are Swapnali's friend, right? You, Shraddha. There are 2 Shraddhas in the class. Snehal. Riddhi. You are Mahiti. Abhishek. Yashashri. Ashil. Samiksha. Cool. ठीक है. मतलब एकदम भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि एक बार में याद होगा. विद टाइम हो जाएगा. बट लाइक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. ठीक है. आपको पता है ना अपने कौन से केस में 25 में आ गए. आपको जो नोट्स करेंटली मिला उसमें 30 केसेस ही है. सो वील रीच 27-28 तक आज. संडे को नोट्स आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट. सो जिनके पास रिसीट होगा तब तक प्लीज अपना नोट्स इशू करवा लेना. ठीक है. मंडे को क्लास में आने के पहले. ठीक है. कूल. चलिए तो अपने देखते हैं मिहिर एच मफतलाल वर्सेस मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या हुआ था. सो इस केस में क्या हुआ था देखो. ठीक है. इसमें एक कंपनी थी मफतलाल फाइन लिमिटेड. ठीक है. ये मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मर्ज कर रही थी एंड दोनों मिलके MIL ही बना रहे थे. राइट. सी दिस वन. समझा सबको? ठीक है. तो हमारा ये यहां पे रेस्पोंडेंट है. समझा सबको ये केस? ठीक है. एक कंपनी थी मफतलाल MFL बोलते हैं उसको. ठीक है. एक वो थी, वो मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मर्ज करके मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही बनाने वाली थी. कोई नई कंपनी नहीं आ रही है यहाँ पे बस एक कंपनी जा रही है. इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ठीक है. तो हम लोग को अगर स्कीम ऑफ मर्जर कभी कराना होता है तो हमें स्कीम ऑफ मर्जर अप्रूव कराना पड़ता है फ्रॉम द NCLT. राइट. उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट मोशन पेटिशन. ठीक है. जिसमें आप क्या मांगते हो NCLT से? मीटिंग के लिए आप अप्रूवल मांगते हो. ठीक है. अप्रूवल मिल गया, आप चले गए मीटिंग में. ठीक है. मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने, क्रेडिटर्स ने, जितने लोगों को रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, सब ने स्कीम को अच्छे से देखा, जांचा, पढ़ा, अच्छे से डिस्कशन हुआ एंड सब ने अप्रूव कर दिया. ठीक है. प्रॉपर अप्रूव किया है. हाँ. एंड इट्स स्पेशल रेजोल्यूशन वाला अप्रूवल. तो 3/4 लोगों ने अप्रूव किया. आ जाओ आप सेकंड मोशन पिटीशन. उसके बाद सेकंड मोशन पिटीशन फाइल करते हो. वो क्यों करते हो? सेकंड मोशन पिटीशन फाइनल अप्रूवल ऑफ द स्कीम. आपको चाहिए कि स्कीम जो है अपना वो फाइनली अप्रूव हो जाए. ठीक है. इस केस में भी सेम चीज हुआ. इस केस में क्या हुआ? इन दोनों ने अपने अपने स्टेट्स में, दोनों अलग अलग स्टेट्स में थे या शायद दोनों अहमदाबाद में थे. वेट, हाँ अलग में थे. एक अहमदाबाद एक बॉम्बे. दोनों ने अपने अपने स्टेट में इस चीज के लिए पिटीशन डाली. नाउ जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास आया है वो ये है कि जब सेकेंड मोशन पिटीशन कोई भी कंपनी फाइल करती है तो उस समय NCLT क्या क्या चीज चेक कर सकती है? क्या NCLT उस समय बैठ के केवल इतना ही देखेगी कि सारे प्रोविजंस फॉलो हुए थे, या NCLT मेरिट्स में घुस के देखेगी कि जो क्या बोलते हैं अपना स्कीम अप्रूव हुआ है वो स्कीम इज फाइनेंशियली या कॉमर्शियली वेरी नाइस? ठीक है. या NCLT बस इतना देखेगी इट इज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, वो मेरिट्स में नहीं घुस के देखेगी.
समझ में आ रहा है? मतलब एनसीएलटी अप्रूव करते वक्त क्या क्या फैक्टर्स चेक करेगी, बेसिकली यही क्वेश्चन है, ठीक है। इस केस में मिहिर एच मफतलाल का ये कहना था कि एनसीएलटी पूरा अंदर तक घुस के देखेगी, ठीक है। उसका ये कहना था कि आप स्कीम के अंदर घुस के देखो। स्कीम के अंदर बोला गया है कि ये जो कंपनी अब मर्ज हो जा रही है, ठीक है, जो एमएफएल जिसका आइडेंटिटी खत्म होने वाला है, उसके शेयर होल्डर्स को 3 शेयर्स के बदले एक ही शेयर मिलेगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, ठीक है। मान लो ऐसा लिखा हुआ था स्कीम में कि उसके शेयर होल्डर्स को 3 शेयर्स के बदले एक ही शेयर मिलेगा। मफतलाल जी आके बोल रहे हैं कि भाई ये अनफेयर हमारे साथ, हमें 3 शेयर्स के बदले एटलीस्ट 2 शेयर्स मिलना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉमर्शियल विजडम में सही वगैरह वगैरह पूरा बोल रहे हैं, ऐसी होता है, ये होता है, वो होता है, पूरा एकदम अच्छे से लॉजिक वॉजिक अपना समझा रहे हैं। कंपनी ने बोला कि जब मेरे बाकी शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है इसको, ठीक है, बाकी 75% शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है, मेजॉरिटी रूल के हिसाब से माइनॉरिटी इज आल्सो बाउंड बाय दैट, राइट। तो उस केस में फिर कोर्ट डज नॉट हैव एनी ज्यूरिसडिक्शन टू लुक इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। कोर्ट को यहां पे एक अकाउंटेंट जैसे या एक एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस जैसे हम लोग नहीं बैठाए हुए कि जो चीज हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया उसको आप डिसअप्रूव कर दो, ये बोल के कि शेयर होल्डर्स को कोई और तरह से बेटर फायदा हो सकता था। ये चीज कंपनी का बोलना है। शेयर होल्डर का बोलना है कि भाई यही तो काम है कोर्ट का, कोर्ट का यही काम होता है कि वो ये सब चीज चेक करे। तो यहां पे द क्वेश्चन इज, क्या कोर्ट मेरिट्स में घुस के एक एक चीज चेक करेगी कि नहीं ये 100 रुपया नहीं ये 200 में बिकना चाहिए था, इसमें 2 शेयर्स नहीं 4 शेयर्स मिलने चाहिए थे, शेयर होल्डर्स को दूसरे डील में ज्यादा फायदा है, इस डील में ये फायदा नहीं है, ये सब चेक करेगी? या वो बोलेगी कि नहीं शेयर होल्डर्स को अगर ये ठीक लग रहा है तो ये ठीक है, हम केवल कुछ कुछ फैक्टर्स चेक करेंगे जो दिखाता है कि इट्स जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। बताओ। मेरे को ना आई थिंक आप लोग, मेरे को क्या आपके बगल वाले को भी सुनाई नहीं दिया होगा। क्या करेगी कोर्ट? किसको किसको लगता है कोर्ट मेरिट्स में घुसेगी? मेरिट्स में घुस के एक एक चीज चेक करेगी, बिकॉज अल्टीमेटली कोर्ट इज द फाइनल थिंग। इसके बाद अब वो फाइनल हो जाएगा तो कोर्ट को बनता है चेक करना, नहीं तो हम कोर्ट के पास लेके क्यों जा रहे? टाइम नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर मेरिट्स में घुसाना नहीं तो हम कोर्ट के पास लेके क्यों जा रहे हैं? कोर्ट के पास ले जा रहे हैं अप्रूवल के लिए फॉर अ रीजन ना। आप पहले तो बोलते हो कोर्ट के पास अप्रूवल लेने जाओ, और अप्रूवल के टाइम बोलते नहीं अंदर नहीं देखो, तुम ऊपर ऊपर से अप्रूवल दो, तो क्यों बुला रहे हो? फिर कोई पॉइंट ही नहीं है बुलाने का। समझा आपको मेरा क्वेश्चन? ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा यहाँ पे? क्या कोर्ट मेरिट्स में घुसेगी? अगर घुसेगी तो कितने हद तक घुसेगी, और अगर नहीं घुसेगी तो फिर कोर्ट के पास जाने का पॉइंट ही क्या है? और व्हाट एक्सटेंट? फिर अगर आप बोल रहे सर्टेन एक्सटेंट, देन अप टू व्हाट एक्सटेंट? मैनेजर ने नहीं देखी तो किस में देखेगी? ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल मैटर्स? मैम इज सेइंग कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स में नहीं देखेगी, कंप्लायंसेस देखेगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल मैटर्स? हाँ वो है, बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेजॉरिटी को नहीं, जैसे मान लो मेजॉरिटी के पास 2 ऑप्शन था, ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपको 4 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन बी बोल रहा है कि आपको 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लॉजिकली द मेजॉरिटी शुड हैव चोजन ऑप्शन ए, बट मेजॉरिटी ने ऑप्शन बी चूज किया। ओके, तो इसके से माइनॉरिटी को ही तो प्रॉब्लम था। मिहिर मफतलाल इज अ माइनॉरिटी, दैट्स व्हाई ही इज कम अगेंस्ट इट। नो, आप क्या बोल रहे थे मैम? हाँ, इंडियन कोर्ट्स के पास एनीवे टाइम नहीं है कोई भी चीज के लिए। यस, अग्रीड, मेजॉरिटी रूल माइनॉरिटी रूल वो होता है, ठीक है। बट यहां पे व्हाट इफ कोई माइनॉरिटी नहीं आके कोई भी ऑब्जेक्शन उठा रही है, तो हमें तो एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला चाहिए फॉर एवरी केस, नहीं तो हम हर केस से बैठ के वेट नहीं कर सकते ना। माइनॉरिटी आएगी तो हम मेरिट्स में घुसेंगे, नहीं तो मेरिट्स में घुसेंगे नहीं। या तो कोर्ट को पूरा पावर दो मेरिट्स में घुसने का, या एकदम ही पावर नहीं दो मेरिट्स में घुसने का। प्रोफेशनल्स आर देयर, तो कोर्ट प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेगी। ओके, सो यू आर सेइंग मेरिट्स में घुसेगी विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। ओके, जैसे हम लोग कोर्ट जल्दी नहीं बोलता रिपोर्ट बना के भेजो, सो कोर्ट किसी प्रोफेशनल को बोलेगी आप इसमें रिपोर्ट बना के भेजो, क्या ये डील ठीक है कि नहीं,
ठीक है, एज क्या ये डील प्रॉफिटेबल है, क्या इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं, राइट? ओके, ओके, व्हाट शी सेड, सारे शेयर होल्डर्स को बिजनेस नॉलेज नहीं होता इतना, तो फिर उस केस में हु इज द गार्डियन? द गार्डियन इज द कोर्ट, एनसीएलटी इज द गार्डियन। बताओ, तो पता कैसे, जब तक आप उसके अंदर घुसोगे नहीं तब तक तो इनजस्टिस पता ही नहीं चलेगा ना, तो घुसना पड़ेगा, हर केस में घुसेगा। यू आर स्टिल सेइंग टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट देन वही कर सकते ना, हम खुद से नहीं चेक करेंगे, आई विल सेंड इट टू एन एक्सपर्ट। आप रिपोर्ट बना के भेजो, सिंपल, मेरा टाइम तो नहीं जा रहा कोर्ट का, एक्सपर्ट अपना देखते रहेगा, अपना जब भी टाइम होगा भेज देगा। मेजॉरिटी रूल वाला ना, फॉस वर्सेस हाफ बॉटल, फॉस वर्सेस हाफ बॉटल, हाँ वो रूल में हम लोग ने पढ़ा था, बट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल शेयर होल्डर्स का जो भी अपना रेजोल्यूशंस होता है, राइट? वहां पे एनीवे कोर्ट को आपने पार नहीं दिया है, कोर्ट को क्या नॉर्मल ने पार है कि शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन को चेक करो, यहां स्पेसिफिकली कोर्ट को पार दे रहे हो कि शेयर होल्डर्स हाँ बोल दिया लेकिन उसके बावजूद कोर्ट का अप्रूवल चाहिए, तो कुछ तो वैल्यू दोगे कोर्ट को, नहीं तो फिर अप्रूवल क्यों ले रहे हो आप उसका? मेरा क्वेश्चन समझा? नॉर्मल शेयर होल्डर्स का जो रेजोल्यूशन नॉर्मल डे में अपने पास करवाते हैं उसमें एनीवे कोर्ट को पार नहीं है चेक करने के लिए, राइट? बट इसमें आपने एक्सप्रेसली पार दिया है कोर्ट को, एक्सप्रेसली आपने बोला है कि कोर्ट का अप्रूवल आएगा तभी स्कीम सैंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, इररेस्पेक्टिव की शेयर होल्डर्स ने अलाउ कर दिया, तो मतलब कोर्ट का अप्रूवल का कुछ तो इंपॉर्टेंस है। तो वो इंपॉर्टेंस किस लेवल तक है, मतलब क्या चीज चेक, क्या कुछ तो चेक करके बोलेगी ना कोर्ट, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, बेसिक चीजें देखेगी। तो अभी तो आप थोड़ी देर पहले लेकिन एक्सपर्ट को बोल रहे थे, ओके, सो विल द एक्सपर्ट लुक इनटू द मेरिट्स आल्सो, कि आपको 4 मिल सकता था तो आपने 3 क्यों सिलेक्ट किया? पब्लिक पॉलिसी तो कोर्ट खुद भी चेक कर सकती है, कोर्ट का काम ही तो वही है पब्लिक पॉलिसी चेक करना। बताइए, कितने लोगों को लगता है, फाइनल एक बार, कितने लोगों को लगता है कोर्ट विल गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस? 1 2 2, कितने लोगों को लगता है कोर्ट विल नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस? ओके, नथिंग, कंफ्यूज्ड, ठीक है। सुनिए, तो इस केस में क्या बोला गया था, इस केस में ऐसा बोला गया था कि अगर हम कोर्ट को पूरा पार दे रहे हैं टू चेक मेरिट्स में घुस घुस के, सो उसका मतलब शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशंस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, यही हुआ ना। बट अगर हम कोर्ट को एकदम भी घुसने का पार नहीं दे रहे, उसका मतलब कोर्ट के अप्रूवल का कोई वैल्यू नहीं है, राइट? तो अगर एक्ट में दोनों को थोड़ा थोड़ा पार दिया गया है, दोनों को पार दिया गया है, तो वील हैव टू कंस्ट्रक्ट इट हार्मोनियसली। हमें ऐसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, दोनों का पार का डोमेन इज डिसाइडेड, ठीक है, एंड दोनों को थोड़ा थोड़ा भाव मिले। समझा आप लोग को मेरा स्टेटमेंट? ठीक है, अगर हम बोल दी कि नहीं शेयर होल्डर्स जो बोल दिया वो आगे ही जाएगा, कोर्ट मेरिट में नहीं घुस सकती, तब तो फिर कोर्ट को अप्रूवल लेने का ही कोई पॉइंट नहीं हुआ। और अगर हम बोल रहे कि अल्टीमेटली कोर्ट अप्रूवल में घुसेगी और कोर्ट के पास फाइनल से होगा, तो शेयर होल्डर से आप क्यों अप्रूवल ले रहे हो? फिर डायरेक्टली कोर्ट के पास जाओ, इतना टाइम वेस्ट कराने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, हम लोग दोनों में से कोई एक्सट्रीम नहीं चूज कर सकते, हमें मिडवे खोजना पड़ेगा। मिडवे क्या खोजा उन्होंने? बोला कोर्ट विल नॉट एंटर इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस इन द सेंस कि क्या हमें बेटर प्रॉफिटेबल डील मिल सकता था, क्या ये डील जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड नहीं,
क्या हमें इससे बेटर प्रॉफिटेबल डील मिल सकता था? क्या एक बेटर डील था उनके पास? क्या ज्यादा प्रॉफिट उनको हो सकता था? क्या उनका ट्रांजैक्शन करने का तरीका गलत है? क्या 4 शेयर के बदले 4 रुपया देना वॉज मोर प्रॉफिटेबल, या 4 शेयर के बदले 1 रुपया देना वॉज मोर प्रॉफिटेबल? ये सब चीज कुछ भी चेक नहीं करेगी. जो टेक्निकल मैटर्स है, द कोर्ट विल नॉट गेट इनटू द टेक्निकल मैटर्स. ठीक है? क्यों ऐसा हम लोग इसलिए मानते हैं? बिकॉज वी अज्यूम कि हमारे जो शेयर होल्डर्स है, थैंक यू मैम, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कॉमर्शियल विजडम होता है. ठीक है? नहीं होता है इन रियलिटी, सच में नहीं होता है. आधे शेयर होल्डर्स को पता भी नहीं होता लोग क्या करने वाले. ठीक है? अनटिल अनलेस यू आर एजुकेटेड एज अ सीएस और अ सीए, या आप बिजनेस में बहुत साल से घुसे हुए हो, नहीं पता होता लोगों को. ठीक है? फिर भी हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई इंसान आ रहा है वो अपनी कंपनी के लिए तो बेस्ट डिसीजन ही लेगा. ठीक है? और हम लोग एक इंसान के डिसीजन पे तो नहीं जा रहे, हम लोग मेजॉरिटी के डिसीजन पे जा रहे हैं. तो अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने बोला है कि हाँ गो अहेड विद दिस स्कीम, द कोर्ट विल नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ द स्कीम. इट विल नॉट. ठीक है? वो एक्सपर्ट लोगों को भी नहीं बनाएगी, बिकॉज अगर एक्सपर्ट लोग को अपॉइंट करने लग जाए तो हर केस के लिए एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा. फर्स्ट, इतना टाइम नहीं है किसी एक्सपर्ट के पास. सेकेंडली, ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आप समझ लो कितना पैसा लेगा, वो खर्चा कौन बेयर करेगा? राइट? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो खर्चा कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट क्यों करेगी उसका खर्चा बेयर? इट्स अ पर्सनल राइट. तो गवर्नमेंट खर्चा बेयर नहीं करेगी. कंपनी बोलेगी भाई मेरे हिसाब से सही है, कोर्ट को वेरीफाई करना है, कोर्ट खर्चा बेयर करे. कंपनी विल ऑल्सो नॉट बी रेडी टू बेयर द खर्चा, द कोर्ट विल ऑल्सो नॉट बी रेडी टू बेयर द खर्चा. उसका खर्चा कौन बेयर करेगा? ठीक है? सो हम लोग एक्सपर्ट्स कभी भी अपॉइंट करते हैं ना, इट्स जनरली फॉर पब्लिक थिंग्स. जो चीज पब्लिक मैटर से रिलेट करती है, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट से रिलेट करी है या गंगा पोल्यूशन से रिलेट करी है, दैट इज वेयर वी अपॉइंट एक्सपर्ट्स जनरली, जनरल प्रैक्टिस. ठीक है? तो फिर चलो ये तो हम लोग सॉर्ट कर लिए कि टेक्निकलिटीज में नहीं घुसेगी कोर्ट. तो कोर्ट घुसेगी किस में? फिर कुछ तो डिस्कस करेगी कोर्ट. कोर्ट को भी आपने पार दिया अप्रूवल का, तो कुछ सोच के दिया होगा. कोर्ट क्या देखेगी? कोर्ट पहले सबसे ये देखिए क्या इंडिया के पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो चीज. ठीक है? इज इट इन फर्दरेंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट? अगर पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जा रहा है, गुड, अप्रूव कर देगी. अगर पब्लिक इंटरेस्ट के ऑपोजिट जा रहा है, अप्रूव नहीं करेगी. ठीक है? कोर्ट फिर ये देखेगी सारे लॉज कंप्लाई हुए थे या नहीं, एंड कोर्ट ये देखेगी क्या इट इज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल. तो ये सब भी जब कोर्ट डिसाइड करेगी, वो टेक्निकलिटीज में नहीं घुसेगी. वो नहीं देखेगी कि आपको 4 रुपए मिल रहा है किसी एसेट के लिए, 3 रुपया मिल रहा है, कि आपको ये लैपटॉप के लिए 2000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है. कोर्ट को नहीं फर्क पड़ता. अगर शेयर होल्डर्स आर फाइन विद गेटिंग 2000 फॉर अ लैपटॉप, गुड. ठीक है? शेयर होल्डर्स को जब उस मीटिंग का नोटिस जाता है ना, तो उसमें उनको सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलता है. उनको पता होता है प्रेजेंट डे उनके एसेट्स का वैल्यू क्या है और उनके लायबिलिटीज कहां स्टैंड कर रहे हैं. इस केस में भी अगर शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया है कि वो 4 रुपए की जगह 3 रुपए वाला डील के साथ जाएंगे, उनको भी जाने दो. कोर्ट उस चीज में नहीं घुसेगी. कोर्ट विल हैव अ ब्रॉड ओवरव्यू कि इज दिस अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इज दिस अगेंस्ट द लॉ, और इज दिस फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल. समझा? आपको समझा? अपने एक बार देखते हैं यहां कोर्ट ने क्या बोला है. ठीक है? The jurisdiction of the company court while considering the approval of a scheme of amalgamation is very limited. ठीक है? काफी लिमिटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है. कुछ कुछ चीज वो चेक करेगी, बट डज नॉट मीन कि एकदम ही घुस जाएगी. ठीक है? ऊपर ऊपर से चेक करेगी. क्या चेक करेगी? इसमें नेक्स्ट में लिखा हुआ है कंपनी कोर्ट जिसके पास आप जाते हो अप्रूवल के लिए, जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स ने उसके फेवर में वोट किया है, उस स्कीम को अप्रूव किया है, डज नॉट मीन कोर्ट भी अप्रूव करेगी. ठीक है? कोर्ट विल सी वेदर द स्कीम इज फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, इज नॉट कॉन्ट्ररी टू एनी प्रोविजंस ऑफ लॉ, एंड डज नॉट वायलेट एनी पब्लिक पॉलिसी. 3 things it will check, and only these 3 things it will check. ठीक है? It will not get into the merits of the scheme at all. ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इट विल चेक क्या स्कीम फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल है. फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल कैसे चेक करेगी? देख लेगी कि भाई अब ऐसा हो रहा है कि 10 शेयर के बदले में 1 शेयर मिल रहा है, दैट इज नॉट फेयर. वहां पे वो बोलेगी देखो भाई दिस इज अनफेयर. ठीक है? बट अगर 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कोर्ट को क्या लेना देना. ठीक है? सो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए. ठीक है? सेकेंडली, कोई भी लॉ के प्रोविजन से अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एंड थर्डली पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है? नाउ कोर्ट को ये क्यों दिया गया है? बिकॉज जब शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं तो क्या शेयर होल्डर्स पब्लिक के बारे में सोचेंगे? शेयर होल्डर्स हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, राइट? सो हमें पता है शेयर होल्डर्स विल नॉट चेक पब्लिक पॉलिसी. प्रोविजंस ऑफ लॉ क्या शेयर होल्डर्स चेक करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट. शेयर होल्डर्स ही तो होंगे जो लोग प्रोविजंस ऑफ लॉ को वायलेट कर रहे हैं. कोर्ट का तो काम ही है प्रोविजंस ऑफ लॉ चेक करने का, एंड जस्ट फेयर एंड रीजनेबल हमें चेक करना पड़ेगा.
बीइंग द एनसीएलटी यू हैव टू चेक इट, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है द कोर्ट डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एन एपेलेट अथॉरिटी टू माइन्यूटली स्क्रूटिनाइज द स्कीम एंड टू अराइव एट एन कंक्लूजन वेदर इट शुड बी परमिटेड टू गो और नॉट, ठीक है। मतलब स्क्रूटिनी जो भी होगा वो एकदम माइन्यूटली एक एक अंदर घुस घुस के नहीं होगा, स्क्रूटिनी ऊपर से होगा और तीन ही चीजों के लिए होगा, पब्लिक पॉलिसी, फेयर जस्ट एंड रीजनेबल, नॉट कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पे बस नेक्स्ट एक लिस्ट दे दिया गया क्या क्या चेक करेगी, एग्जाम्पल है, ठीक है। फर्स्ट स्टैट्यूटरी प्रोसीजर फॉलो किया गया था, ठीक है, मतलब कंप्लायंस ऑफ लॉ हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज चेक करेगी मेजॉरिटी, रेक्विजिट मेजॉरिटी वोट है, मतलब अगेन प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो हुआ है। थर्ड, जितने भी लोग उस मीटिंग में आए थे उनके पास रेलेवेंट मटेरियल तो था ना वोट करने के लिए, है, इट शुड बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। अगर मान लो हम आप 17 लोगों को यहां बैठा दिए, हम बता ही नहीं रहे क्या स्कीम का मतलब है, हम आपको स्कीम पकड़ा दी, हम लोग ये कंपनी बेच रहे हैं जिसमें आपको 4 शेयर्स के बदले 2 शेयर्स मिलने वाले, ठीक है। आपको पता नहीं आपके शेयर्स का वैल्यू क्या है, आपको पता नहीं उनके शेयर्स का वैल्यू क्या है, आपको पता नहीं आपके असेट्स कितने हैं, आपको पता नहीं उनके असेट्स कितने हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप बस इतना सुन रहे हो कि 4 शेयर के बदले 2 शेयर मिलने वाला है। इज दिस फेयर? नहीं। तो यहां पे कोर्ट विल सी कि जब क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स ने वो अप्रूवल दिया, उस स्कीम को अप्रूव किया, क्या उनके पास सारा इंफॉर्मेशन था, क्या उन्होंने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया। डिसीजन जो भी लिया चलेगा, बट क्या वो डिसीजन इन्फॉर्म्ड था? अगर इन्फॉर्म्ड है गुड, इन्फॉर्म्ड नहीं है बैड, वो चीज वहीं पे रुक जाएगी। सो यहां पे हम चेक करते हैं हाउ द स्कीम इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ऑब्वियस का बात है ना, अगर हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे, हम आपको डिसाइड करने बोल रहे, दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। सो यहां पे वी चेक इफ इट्स जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। नेक्स्ट, और सेम ही है, ऑल द नेसेसरी मटेरियल वाज प्लेस्ड बिफोर द वोटर्स एंड दैट द क्रेडिटर्स वर एक्टिंग इन बोनाफाइड एंड गुड फेथ, ठीक है, दैट द क्रेडिटर्स वर एक्टिंग इन बोनाफाइड एंड गुड फेथ। समझा आपको? ठीक है, दिस इज एंड इलस्ट्रेटिव लिस्ट, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स के अलावा भी कोर्ट कुछ कुछ चेक कर सकती है, प्रोवाइडेड वो ये 1, 2 एंड 3 इन 3 चीजों के एम्बिट में आता है, ठीक है। आप जो भी चेक कर रहे हो आप 3 ही चीज के रिस्पेक्ट में चेक कर सकते हो, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, नॉट कॉन्ट्ररी टू लॉ होना चाहिए एंड पब्लिक पॉलिसी के फर्दरेंस में होना चाहिए, जस्ट दैट, ठीक है। आप उसके अलावा नहीं देखोगे क्या कितना प्रॉफिटेबल है, कितना नुकसान है, कुछ भी नहीं देखोगे। समझा आपको? समझा सबको? ठीक है, कोई भी डाउट यहां पे? कन्विंस्ड हो इसकी रीजनिंग से सब लोग? किसी को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कुछ भी बोल रहा है, मतलब अभी भी उतने कन्विंस नहीं है? सब लोग कन्विंस्ड हो रीजनिंग से? ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या था। कोर्ट डिसाइड इन द फेवर ऑफ एमआईएल। कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो शेयर होल्डर बोल रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, कि हमें नुकसान हो रहा है और फायदा हो सकता था, आई कांट गेट इनटू दैट, दैट इज नॉट अंडर माई पावर। मेजॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है, हम देख लिए फेयर जस्ट एंड रीजनेबल है, हम देख लिए सारे लॉज फॉलो किए गए थे, हम देख लिए पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, हम इसको अप्रूव कर देंगे, आई डोंट केयर उसके आगे क्या हो रहा है। क्लियर? ठीक है। ये आप जब मर्जर्स अमालगमेशंस पढ़ोगे अंडर सीआरआई, उसमें आपको ये केस के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन वहां पे भी होगा, ठीक है। बाकी ये केस सबको समझ में आ गया। आगे से कहीं पे भी आए, अगर मफरतलाल वर्सेस मफरतलाल वाला केस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो केस क्या बोलता है, ठीक है। चलेगा? कूल। फिर इतने डल लग रहे हो आप लोग आज, बाप रे बाप, मतलब ऐसा हमको डाउट हो जा रहा है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं क्या, या समझ आ रहा है ना सबको? पक्का ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं अपने, मदुरा कोर्ट्स लिमिटेड वर्सेस मोदी रबर लिमिटेड, ठीक है। हाँ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस। देखिए, दिस केस टॉक्स अबाउट द इंटरप्ले ऑफ 2 एक्ट्स, ठीक है, सीका, दैट इज द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट। इस केस में इन दोनों एक्ट्स के बीच का इंटरप्ले के बारे में बात हुआ है, मतलब अगर ये दोनों एक्ट्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो विच एक्ट विल प्रिवेल, ठीक है। नाउ सुनो, फैक्ट्स देखते हैं अपने। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, ठीक है, एज पर द फैक्ट्स, अपनी जो ये कंपनी है मदुरा कोर्ट्स लिमिटेड, एक सेकंड में सी बता देते हैं, ठीक है। हाँ, पेज नंबर 32, या तो अपनी ये जो कंपनी है मदुरा कोर्ट्स,
ये क्रेडिटर है, ठीक है। किसकी क्रेडिटर है? ये जो दूसरी वाली कंपनी है मोदी रबर, ठीक है, ये मोदी रबर की क्रेडिटर है, ठीक है। नाउ मोदी रबर ने रीपेमेंट में कुछ डिफॉल्ट किया है, ठीक है। तो रीपेमेंट ने डिफॉल्ट किया, तो अंडर द कंपनीज एक्ट पहले क्रेडिटर्स कुड मेक एन पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, राइट। अब नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे ना क्रेडिटर्स। तो यहां पे मदुरा कोर्ट्स ने मोदी रबर के अगेंस्ट वाइंडिंग अप पिटिशन डाल दी, ठीक है। वाइंडिंग अप ऑर्डर भी पास हो गया था, ठीक है, क्लियर यहां तक, ठीक है। सो पेटिशन कब डाला? 2002 में पेटिशन डाला है। पेटिशन किसने डाला? मदुरा कोर्ट्स। इस केस में जो एप्लेंट है उन्होंने पेटिशन डाला, वो क्रेडिटर्स थे, ठीक है, उनका पैसा बाकी था। अंडर द कंपनीज एक्ट पहले क्रेडिटर्स जा सकते थे, तो वो जाके पेटिशन डाल दिए, ठीक है। 2002 में पेटिशन डाला इन ऑन 3 फरवरी 2004, इसको ब्लैंक रखते अपने। ऑन 12 मार्च 2004 पेटिशन एक्सेप्ट हो गया। पेटिशन एक्सेप्ट हो गया मतलब क्या ऑर्डर हो गया? वाइंडिंग अप ऑर्डर हो गया, ठीक है। सो पेटिशन एक्सेप्ट हो गया, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो गया अगेंस्ट दी कंपनी कॉल्ड मोदी रबर। यहां तक समझा सबको, ठीक है, यहां तक क्लियर है। 2002 में पेटिशन डाली थी क्रेडिटर्स ने, 2004 में पेटिशन एक्सेप्ट हो गया। बीच में क्या हुआ था ना, आपको पहले हम सीका का बताते, ठीक है। सीका में आप क्या करते हो? जल्दी से रिवाइवल करते हो। किसके थ्रू करवाते हो रिवाइवल? व्हाट इज दैट अथॉरिटी? BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन, ठीक है, रिहैबिलिटेशन, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो BIFR के पास आप जाते हो, तो प्रोसेस क्या है उसमें? पहले आप एक रेफरेंस देते हो उनको बोलते हो ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का दिवाला निकल चुका है, प्लीज आप इसका रिवाइवल स्टार्ट करो। अब BIFR तुरंत नहीं लेती है, ठीक है, वो पहले रेफरेंस को पूरा एनालाइज करेगी एंड देन बाद में उस केस को रजिस्टर करेगी, ठीक है। एक बार रजिस्टर करती है उसके बाद रिवाइवल प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो देयर 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज रेफरेंस। रेफरेंस में द कंपनी गोज टू BIFR एंड सेज कि मेरा कंपनी का दिवाला निकल चुका है, प्लीज कंसिडर इट फॉर रिवाइवल, ठीक है। उसके बाद BIFR पहले पूरा आपका कंपनी का एनालिसिस करेगी एंड देन रजिस्टर करेगी केस को कि आप फिट फॉर रिवाइवल हो कि नहीं, समझा। यहां पे क्या हुआ? 2002 में जब हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ था तब कंपनी ने कुछ एक्शन नहीं लिया, ठीक है। अल्टीमेटली 3 फरवरी 2004 को कंपनी ने रेफरेंस फाइल कर दी विथ BIFR। क्या अभी तक वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं आया है? अभी तक तो वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं आया, उसने पहले ही रेफरेंस फाइल कर दी BIFR के पास। जैसे ही रेफरेंस फाइल की नेक्स्ट मंथ वाइंडिंग अप ऑर्डर आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद उसके 5 दिन के अंदर अंदर उनका BIFR वाला केस भी रजिस्टर हो गया, समझा आपको, ठीक है। मतलब साथ साथ दोनों चीज हो रही है, यहां वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो गया, यहां BIFR में रजिस्टर हो गया। वाइंडिंग अप ऑर्डर के थ्रू आपकी कंपनी मरने वाली है, BIFR के थ्रू आपका कंपनी रिवाइव होने वाला है। दोनों साथ में चल सकते है ही नहीं, चांस ही नहीं दोनों साथ में चलने का। यहां पे क्वेश्चन ये उठा कौन चीज चलेगा, विच विल प्रिवेल ओवर द अदर? वाई? हाँ, एप्लीकेशन डाला है तो वो तो बस एक एप्लीकेशन ही है ना, रेफरेंस ही तो है बस। रेफरेंस तो अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुआ है, तो उस लॉजिक के हिसाब से जाएंगे तो वाइंडिंग अप पिटीशन तो 2002 से डाला हुआ है, तो आपने रेफरेंस कैसे डाल दिया फिर? सो व्हाट आर यू सेइंग कि वाइंडिंग अप, मेरा ये कहना है कि वाइंडिंग अप ऑर्डर पास अगर हो चुका है तो उसके बाद कहां से BIFR ने रजिस्टर किया? ये बात मदुरा कोर्ट्स, द क्रेडिटर्स आर सेइंग दिस। पहले क्या हुआ है? पहले पिटीशन एक्सेप्ट होकर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ है, बाद में आपका केस रजिस्टर हुआ है। सी, आपने पिटीशन फाइल की, बस रेफरेंस दिया, रजिस्टर तो बाद में हुआ है ना। तो पहले तो वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ, तो वाइंडिंग अप को भी तो टाइम लगता है, वाइंडिंग अप को तो 2 साल लग गया। तो क्या हुआ? वाइंडिंग अप ऑर्डर पहले आया था, रजिस्टर बाद में हुआ है। ओके, और उससे पहले मैंने पिटीशन फाइल कर दी है वाइंडिंग अप की।
ओके ओके, सो सीका के अंडर अगर आप सीका को अलाउ कर दो प्रिवेल करने, तो एटलीस्ट उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू रिवाइव देमसेल्व्स। अगर वहां पे रिवाइव नहीं होता तो एनीवे लिक्विडेट होगा। सीका का भी ऑप्शन इज लिक्विडेशन ओनली ना, तो गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, दैट इज व्हाट मैम इज सेइंग। बट अगेन वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो चुका है, इट्स नॉट एज इफ द पिटिशन, अगर मान लो ये 7th को नहीं 17th को नहीं 7th को होता, मान लो रजिस्टर पहले हो जाता, वाइंडिंग अप ऑर्डर बाद में आता, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, रजिस्टर हो चुका है। प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है बिकॉज वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो चुका है। वाइंडिंग अप ऑर्डर पास मतलब वाइंडिंग अप स्टार्ट, उसके बाद आपका केस रजिस्टर हुआ है। क्या इन दैट केस आप वाइंडिंग अप ऑर्डर को स्टे कर सकते हो या आपको बीआईएफआर को अबेट करना पड़ेगा? दोनों में से कौन सा चीज रहेगा, कौन सा चीज नहीं रहेगा? एग्जैक्टली, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो गया तो आप रिवाइवल किस चीज का करोगे? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई दिस केस केम अप ना। they'll be given a chance to revive, that is okay। किसको किसको लगता है कि उनको रिवाइव होने का चांस मिलना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, किसको किसको लगता है कि बिकॉज वाइंडिंग अप ऑर्डर पहले पास हो चुका था वाइंड अप ही होगा? इसके पास भाई 2 साल का टाइम था, 2002 से 2004 तक, उसके पीछे पहले भी तो रेफरेंस दे ही सकता था, क्यों इतना लेट तक वेट किया? क्योंकि यहां साफ पता चल रहा है कि कंपनी को समझ आ गई थी कि वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने वाला है, तभी उसने फरवरी में रेफरेंस डाला है, राइट? सो फिर उस केस में वाइंडिंग अप ऑर्डर शुड प्रिवेल, ऐसा किसको किसको लगता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ इट्स इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। सो इस केस में और कोई लॉजिक किसी का अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? नहीं, ठीक है। You saying something? Okay. इस केस में द कोर्ट हेल्ड एग्जैक्टली व्हाट मैम सेड, एग्जैक्टली वही बात। अगर किसी कंपनी को रिवाइव होने का मौका मिल रहा है तो उसको वो मौका पहले मिलना चाहिए, ठीक है। सीका का होल पॉइंट ही है लोगों को रिवाइव करना, राइट? अगर सीका में आपका रिवाइवल नहीं होता है तो एनीवे यू आर गोना वाइंड अप, एंड रिजल्ट वाइंड अप हो जाएगा आपका खुद। तो जब कंपनी को एक मौका मिल रहा है रिवाइव होने के लिए तो उसको रिवाइव होने का मौका तो दो, गिव देम अपॉर्चुनिटी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, विच इज अ जनरल एक्ट हियर? सीका एंड कंपनीज एक्ट में जनरल एक्ट कौन सा है? स्पेसिफिक एक्ट कौन सा है? विच विल प्रिवेल ओवर विच? ये तो नॉर्मल अपना लीगल प्रिंसिपल है, जनरल एक्ट स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट। सीका is a special act when it comes to companies because it is especially about revival of the companies. Companies Act is a general act. Companies Act मतलब सारे कंपनीज के लिए एक्ट है। सीका being a special act will prevail over the Companies Act. फर्स्ट तो यही हो गया कि स्पेशल प्रिवेल्स ओवर जनरल। सेकंड ये हो गया कि अगर कंपनी को रिवाइव होने का मौका मिल रहा है तो यू माइट एज वेल जस्ट गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। अगर उन लोग का रिवाइवल नहीं हो पाता है तो एनीवे वो लिक्विडेट होने वाले, राइट? तो बात तो एनीवे लिक्विडेशन, आपका लिक्विडेशन ही करना है ना, हो जाएगा बाद में भी, बट अगर रिवाइवल हो गया तो सबका अच्छा बात है, ठीक है। सो द कोर्ट हेल्ड इन सच सिनेरियोज द वाइंडिंग अप ऑर्डर विल हैव टू बी स्टेड एंड द बीआईएफआर का रेफरेंस विल गो अहेड। बीआईएफआर वाला प्रोसीडिंग्स आगे जाएगा। वो ऑर्डर पे स्टे लग गया। स्टे तो हम लोग हमेशा ऑर्डर पे लगाते हैं। सो ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक बार ऑर्डर पास हो गया तो वो ऑर्डर पास हो गया। ऑर्डर पे स्टे लगता है, इस केस में स्टे लगा दिया गया था, ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एप्लेंट वॉज अ क्रेडिटर ऑफ मोदी रबर्स। मदुरा कोर्ट्स वर अ क्रेडिटर ऑफ मोदी रबर्स। रेस्पोंडेंट जो अपना मोदी रबर्स है वॉज सफरिंग थ्रू शॉर्टेज ऑफ मनी एंड वॉज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। अग्रीव्ड द क्रेडिटर दैट इज द एप्लेंट फाइल्ड अ पिटिशन इन द हाई कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द respondent. During the pendency of the winding up petition, the respondent filed a reference with the BIFR. मतलब अभी तक वाइंडिंग अप ऑर्डर पास नहीं होता, उसी के पीछे रेफरेंस फाइल हो गया था ना, फिर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है। टाइमलाइन देखते हैं। 2002 वाइंडिंग अप पिटिशन फाइल्ड, February 2004 रेफरेंस टू BIFR, March 2004 वाइंडिंग अप ऑर्डर एंड 17 March 2004 केस रजिस्टर्ड बाय BIFR, ठीक है। सो सब इंटरलिंक्ड चल रहा है। ऐसा नहीं हो कि वाइंडिंग अप हो गया उसके बाद BIFR हुआ है या BIFR हो गया उसके बाद वाइंडिंग अप हुआ है, सब इंटरलिंक्ड चल रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, हाईकोर्ट ने बोला
कि बिकॉज BIFR ने रजिस्टर कर लिया है, हम वाइंडिंग अप ऑर्डर पे स्टे लगा दे रहे हैं, इसलिए अग्रीव होके द क्रेडिटर्स हैव कम इन अपील। अगर हाईकोर्ट बोलता कि वाइंडिंग अप ऑर्डर ही आगे जाएगा तो द कंपनी वुड हैव कम इन अपील। समझा? यहाँ क्रेडिटर्स अपील में आए, मतलब हाईकोर्ट ने क्रेडिटर्स के अगेंस्ट ऑर्डर पास किए, मतलब हाईकोर्ट ने कंपनी का साइड लिया है। कंपनी क्या बोल रही है? BIFR शुड प्रिवेल। कंपनी का फायदा BIFR में ही है ना, ठीक है। यहां देखते क्या हुआ, दैट वंस अ रेफरेंस इज रजिस्टर्ड आफ्टर स्क्रूटिनी इट इज मैंडेटरी फॉर BIFR टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, ठीक है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेकंड केस पे आओ, सीका इज इंटेंडेड टू रिवाइव एंड रिहैबिलिटेट अ सिक कंपनी। सीका का इंटेंशन ही है कि एक सिक कंपनी को रिवाइव करना है, ठीक है, बिफोर इट गेट्स वुंड अप, ठीक है। अगर रिवाइव नहीं हो पाई तो वाइंड अप ही हो जाएगा ना अल्टीमेटली, ठीक है। The legislative intention is to ensure that no proceedings against the assets of the company are taken before any decision is taken by the BIFR, ठीक है, हटा दो। Different situations can arise in the process of winding up, but whatever be the situation, whenever a reference is made to BIFR under SICA, the provisions of SICA would prevail over the provisions of the Companies Act, ठीक है। दिस इज द मेन प्रिंसिपल जो इसमें होल्ड किया गया। किसी भी सिचुएशन में कंपनीज एक्ट और सीका का अगर लड़ाई चल रहा है, सीका विल प्रिवेल बिकॉज सीका इज अ स्पेशल एक्ट, सिंपल, ठीक है। तो यहां पे आप इसके बगल में ऐसे लिख लो, सीका इज ग्रेटर देन कंपनीज एक्ट, सिंपल, आपको याद रहेगा। मतलब जब कभी एग्जाम में भी ऐसे पलट रहोगे तो दिख जाएगा आपको कि सीका इज ग्रेटर देन कंपनीज एक्ट, मतलब सीका विल प्रिवेल ओवर कंपनीज एक्ट, ठीक है, समझा। सो द कोर्ट हेल्ड दैट द वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज टू बी स्टॉप्ड, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स हैव टू बी स्टॉप्ड, ठीक है, चलेगा। तो ये था अपना मदुरा कोर्ट्स लिमिटेड वर्सेस मोदी रबर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हम लोग ने देखा कि अगर कभी सीका में रेफरेंस हो एंड वाइंडिंग अप ऑर्डर दोनों साथ में पास हो गया हो तो सीका विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट। टाइम हो गया 2:30, रुके कि एक और केस करना है, बस हो गया। एक और करने में 15 मिनट और चल जाएगा, विच मींस मेरा CRI 3 बजे स्टार्ट होगा, वो लंबा खिंच जाता है फिर, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल श्योर डू 5 केसेस इन डे। हम 3 दिन से ये बात बोल रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, मतलब मंडे ऑनवर्ड्स, वी विल डू 5 केसेस एवरी डे मिनिमम, ठीक है, डुएबल है। आज अपने एक्चुअली मफतलाल में कुछ ज्यादा ही घुस गए थे, इसलिए टाइम लग गया, कोई बात नहीं, इट विल हेल्प अस ओनली। चलिए एक जल्दी से रिवाइज लेते, क्विक रिविजन रिवाइज करते। आज हम लोगों ने 4 केसेस देखे। केस नंबर 23 एयर फ्रांस ग्राउंड का था। इट वाज नॉट अ डिस्प्यूट वाला केस, इट वाज जस्ट अ केस जो वॉलंटरी वाइंड अप का था। उसमें हम लोग ने देखा अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बाद कोई कंपनी डिसोल्यूशन पिटीशन लेके आती है तो एनसीएलटी क्या क्या फैक्टर्स चेक करेगी, ठीक है। सो हमने देखा एनसीएलटी देखेगी कि आपने ईजीएम ठीक से किया कि नहीं, आरओसी का अप्रूवल है कि नहीं, फाइनल अकाउंट्स आरओसी के पास किया कि नहीं, इनकम टैक्स, एफिडेविट, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अगर एवरीथिंग इज इन प्लेस तो आपका ऑर्डर पास हो जाएगा। फिर हमने देखा बंधु सिस्टमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सिंपल थिंग, आपको स्ट्राइक ऑफ करने के पहले नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मीन मफतलाल, जिसमें सेकंड मोशन पिटीशन के दौरान क्या कोई कंपनी क्या कोर्ट मेरिट्स में घुस सकती है? नहीं घुस सकती। वो केवल 3 चीज चेक करती है, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, पब्लिक पॉलिसी, नॉट कॉन्ट्रावेनिंग एनी लॉ, ठीक है। और हम लोग एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट देखा कि क्या क्या लिस्ट इसमें आ सकता है। एंड लास्ट हमने देखा मदुरा कोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मोदी रबर लिमिटेड। इसमें हम लोग ने देखा कि अगर सीका एंड कंपनीज एक्ट के अंडर वाइंडिंग, मतलब सीका के अंडर रिवाइवल एंड कंपनीज एक्ट के अंडर वाइंडिंग अब साथ साथ चल रहा है तो विच वन विल प्रिवेल? सो सीका विल प्रिवेल, ठीक है। दैट वाज इट फॉर टुडे। अपने नेक्स्ट मिलते हैं ऑन मंडे। टुमारो, डे आफ्टर टुमारो एंड संडे आर हॉलीडेज, पूरे ही लेक्चर्स का। सैटरडे आई एम नॉट टेकिंग बोथ माई लेक्चर्स, ठीक है। सो मीट डायरेक्टली ऑन मंडे एट 1:15। थैंक यू सो मच।